नमस्कार, मैं हूं निशा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। ऐसी कौन सी खबरें जो आज सुर्खियों में और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, एडिटर सूरज जी, लखनऊ ब्यूरो से हमारे साथ ज्ञानेश जी, हमारे साथ उत्तराखंड से महेश जी, जो तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें की अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आजकल सुर्खियों में और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। देखिए, इसमें जिस प्रकार से आज की जो मुख्य खबर है वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जो कश्मीर में है वहाँ हालत बिल्कुल बेकाबू है और पाकिस्तान सेना का हस्तक्षेप करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। इसका सीधा अर्थ ये है कि वहाँ के जो निवासी है वो अब पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए या रहने के लिए तैयार नहीं है। इसी कारण से सेना ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वहां बड़ी घटना घटने की संभावना वहां पर व्यक्त की जा रही है। आंदोलन कर रही है अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि हम हिंसक घटनाओं में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और हम हर हाल में जो पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से हम नहीं जानना चाहते हैं, हम किसी देश के साथ मिलना चाहते हैं या हमारा अलग से देश हो या हमें भारत का हिस्सा ही रहने दिया जाए, क्योंकि अधिकृत शब्द जो है ये हमारा स्वतंत्रता के खिलाफ है और हम स्वतंत्र है किसी देश में रहने के लिए। हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, हमारे ऊपर हमारा खुद का अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल जी। तो इस प्रकार से जो है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में भी एक झड़प हुई है, जिसमें एक एसपी स्तर के अधिकारी और 100 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और एक एसपी स्तर के अधिकारी की मौत भी हुई है। तो इसको देखते हुए ये लग रहा है कि जैसे हमारे राजनाथ सिंह जी जिस प्रकार से बार बार हर मंच पे जाके बोल रहे हैं कि किसी भी कीमत पर जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसे हम जाने नहीं देंगे और हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा रहेगा और था भी। इसी को लेके जो है जिस प्रकार वहां पर जनता साथ दे रही, भारत के साथ दे रही है, इससे लग रहा है कि कुछ ही दिनों में ये भारत का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री सब ने इस पर बयान दे चुके हैं और देने के बाद ये लग रहा है कि एक निर्णय हो चुका है कि अब हमें कश्मीर को हासिल करना है। इस प्रकार से किसी भी स्थिति में पाक अधिकृत कश्मीर हम नहीं कहने देंगे। हमारा जो कश्मीर है वो अखंड होगा, जो खंडित हुआ है उसको हम अब जाके उसको दूर करके अखंड कश्मीर बनाएंगे। और ये अभी निर्णय नहीं हुआ है कि ये भारत का हिस्सा रहेंगे और कश्मीर के साथ साथ जो 2 स्टेट है जो इस आंदोलन में और हिस्सेदार है वो 2 स्टेट का क्या होगा। उनकी मांग है कि हमारे इसमें देश के रूप में घोषित किया जाए और उस देश में पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा एक और खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर जो है उसके केस में चौथा भारतीय गिरफ्तार हुआ है। जो निज्जर की हत्या हुई थी, बार बार जो कनाडा ये बोल रहे थे कि भारत इसके पीछे है और निज्जर जो है ये खालिस्तानी आतंकवादी था, उसके हत्या के पीछे भारत के ही काम है, ये भारत ने ही इसकी हत्या की है। तो इसी के चलते जो है अभी चौथा जो हरदीप सिंह करके है उसकी गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद अब ये माहौल बन रहा है कि इन चारों क्या बयान देते हैं उसके आधार में ही आगे रणनीति तैयार की जाएगी। कनाडा भी उस पर कुछ प्रमाण भारत को दे सकते हैं कि ये देखिए इन लोगों का ये स्टेटमेंट है, ये प्रमाण है जो आपके खिलाफ है और ये दर्शाता है कि इन्होंने ही भारत में ही इसकी हत्या की है। बिल्कुल। तीसरी और सबसे अंतिम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी खबर है वो ये है, एक चौंकाने वाली खबर है कि अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा कारोबारी पार्टनर बन गया है चीन। एक और चीन के साथ जो है एक मैत्री जो समझौता है वो भले ही ना हो, लेकिन कारोबार में जिस प्रकार अमेरिका को छोड़ दिया है चीन ने और चीन ने भारत को पार्टनर बनाया, ये बहुत चौंकाने वाला निर्णय है और चौंकाने वाली जानकारी है। भारत और अमेरिका के बीच में जो द्विपक्षीय व्यापार $118 अरब रहा है,
तो उसके चलते अब जो है बढ़कर वो 8.5% बढ़कर या चीन के साथ ज्यादा पार्टनरशिप हो गई है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है इससे बड़ा धक्का अमेरिका को लगेगा। और यही जिस प्रकार से अमेरिका हमेशा द्वितीय स्तर पे जाके काम करता रहा है, यानी कि सबको संतुष्ट करने की स्थिति में अमेरिका रहता है। अभी उसी जो ये है रणनीति है, उसी के आधार पर जो कूटनीति इसको कहा जाएगा, उसी के चलते भारत ने जो है अमेरिका को एक एक दुखदायी सौगात दिया है कि भाई अब हमारे जो कारोबार है, अमेरिका ये सोच सकता है जो कारोबार है वो कारोबार में जो है अब कमी आएगी, और इस कारोबार में जो कमी आएगी उसका सीधा फायदा भारत को मिलना है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी खबर हो सकती है। जी। इससे एक और अमेरिका तो दूर है, लेकिन चीन जो कि बिल्कुल बॉर्डर पर है और चीन बिल्कुल पड़ोसी देश होने के कारण से यदि चीन इस प्रकार के कोई समझौता भारत के साथ करता है तो भारत के लिए एक सौगात इसीलिए हो सकता है बिल्कुल। क्योंकि चीन और रूस ऑलरेडी दो ताकत एक साथ है, भारत और अमेरिका एक साथ है। ऐसी स्थिति अगर चीन का सहयोग अगर भारत के साथ हो जाए, इसमें दो तीन फायदा ये है। एक तो जो वीटो पावर प्राप्त करने की कोशिश जो भारत कर रहा है वो कोशिश अभी कामयाब हो सकता है। दूसरी ओर यहाँ व्यापार में वृद्धि हो सकती है। तीसरी बात यह है अमेरिका को भी जो है घुटने में लाया जा सकता है कि जो समय समय पर भारत विरोधी गतिविधियों को भी जो है वो बल देते हैं। इस कारण से जो है ना टाइम आ गया कि भाई आप या तो हमारे साथ रहिए तो संपूर्ण रूप से रहिए, या बीच बीच में हमारे जो शत्रु देश है उनको सहयोग देना बंद करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छा ये है निर्णय है भारत का कि इससे भारत में जो जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगा उसमें। तो बिल्कुल। ऐसा मुझे लगता है कि ये खबर बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। जी जी बिल्कुल। और हम सीधे चलेंगे हमारे एडिटर सूरज जी के पास, क्योंकि आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। चौथे चरण का चुनाव प्रारंभ हो चुका है। इसको लेकर तमाम और क्या अपडेट सामने आ रही है हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल निशा कि आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व का चौथा चरण है और 9 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां 96 सीटों पर मतदान होना है चालू हो चुका है। और जहां चुनाव आयोग के सामने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चुनौती, वहीं राजनीतिक दलों के सामने भी इस बात की चुनौती है कि पिछले 3 चरणों में 2019 की अपेक्षा और उसके पहले के चुनावों की अपेक्षा देखा जा रहा है कि मतदान का प्रतिशत जो कम हो रहा है उसको लेकर के चिंता बनी हुई है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि चौथा चरण पिछले 3 चरणों से बेहतर रहेगा, मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। मैं बात करूंगा एक राज्यवार की, जहां आंध्र प्रदेश में आज 25 सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो आंध्र प्रदेश में क्योंकि 3 सीटें यहाँ पर रहती हैं जहां जीत और हार का जो अंतर है वो 1% वोट शेयर से भी कम रहा है। तो जहां एक तरफ स्थिति है कि वाईएसआर ने 22 सीटें जीती थी पिछले चुनाव में, टीडीपी ने 3 सीटें जीती थी। तो अब यहाँ पर टीडीपी, भाजपा और जनसेना ये है, ये एनडीए में साथ में है। वहीं वाईएसआर और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि गठबंधन को क्या स्थिति होती है, वाईएसआर और कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने पर वोट का विभाजन कैसे होता है। बात करूंगा तेलंगाना की, जहां पर 17 सीटों पर चुनाव है और 17 सीटों में यहाँ जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही वो है हैदराबाद सीट, क्योंकि 1984 से ये सीट ओवैसी परिवार के पास रही और इस बार भारतीय जनता पार्टी की माधवी लता उन्हें इस सीट पर टक्कर दे रही हैं। तो देखना है कि मोदी लहर का फायदा 1984 के बाद इस सीट पर क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बात करें बिहार की, जहां 5 सीटें हैं, दरभंगा लोकसभा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर। बिहार में इन 5 सीटों पर चुनाव होना है और इन 5 सीटों में से यदि देखें कि अभी वर्तमान में 3 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, 2 जदयू और 1 लोजपा के पास है। तो ऐसी स्थिति में अपनी सीटें बचाने और दूसरी की सीटें हथियाने के लिए जो लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में किसको शह मिलती और किसको मात मिलती, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी बात करें कि महाराष्ट्र में अपने गढ़ में, क्योंकि यहाँ जिस तरह से देखा था हमने कि एनसीपी में टूट हुई थी, तो एनसीपी की टूट के बाद अब एनडीए की परीक्षा है, क्योंकि एनसीपी का जो एक धड़ा है वो एनडीए में शामिल हो गया था। तो यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई जो देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ 11 सीटों पर चुनाव है महाराष्ट्र में, और इन 11 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के जो दिवंगत नेता रहे हैं गोपीनाथ मुंडे, उनकी बेटी जो है पंकजा मुंडे, वो यहाँ पर सामने है। ये बीड़ सीट से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और उनके सामने
जो शरद पवार वाली एनसीपी है उसने उसके जो है बजरंग सोनवणे जो है वो मैदान में उतरे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर चुनाव है। शाहजहांपुर सीट है, खीरी और धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच, ये 13 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। और यहाँ कन्नौज सीट से जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव वो चुनाव लड़ रहे हैं। और खीरी सीट जो किसान आंदोलन से चर्चा में रही, खीरी सीट से वहाँ केंद्रीय मंत्री जो हैं अजय मित्र जो है वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और चर्चा है। मैं बात करूं कुछ चर्चित चेहरों की कि उजियारपुर से नित्यानंद राव हैं, सिकंदराबाद से किशन रेड्डी हैं, खूंटी सीट से अर्जुन मुंडा हैं, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा हैं और खीरी सीट से जयदेव मिश्रा का नाम ले जैसे मैंने लिया कि, और बेगूसराय से गिरिराज सिंह और कन्नौज सीट से अखिलेश यादव, ये चर्चित चेहरे हैं। और इन सभी जो दिग्गज माने जाते हैं इन दिग्गजों की किस्मत का फैसला आज वीडियो में किया जाएगा। बात करें बंगाल की, बंगाल में 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है और इन 8 सीटों पर बहरामपुर है, कृष्णानगर है, रानाघाट है, वर्धमान पूर्व है, दुर्गापुर है, आसनसोल है और धौलपुर और बीरभूम, इन 8 सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर टीएमसी की जो महुआ मोइत्रा है उनके सामने राजघराने से जुड़ी हुई अमृता राय चुनाव मैदान में है। बिल्कुल। और यहाँ पर जो बात कही जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से नामांकन भरने के बाद में अमृता राव की संपत्ति का खुलासा हुआ था कि 554 करोड़ की उनकी संपत्ति है, तो यहाँ ये जो देखा जा रहा था कि अमीर और गरीब की बात की जाए तो हालांकि महुआ मोइत्रा ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि ये अमीर अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। सीट पर जो देखा जा रहा है कृष्णानगर की सीट पर यहाँ कड़ा मुकाबला देखने मिल रहा है। दूसरी तरफ बात करें कि पश्चिम बंगाल के बहरमपुर में कांग्रेस के अधीर रंजन 5वां चुनाव जीतते आ रहे हैं। कृष्णानगर सीट पर टीएमसी ने 2009 में जो कृष्णनगर सीट है वहां से लगातार भारतीय जनता पार्टी 2009 से चुनाव जीतती आ रही है। झारखंड की बात करें, झारखंड में 4 सीटें सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा और पलामू, ये सीटें हैं झारखंड में जहां पर चुनाव है आज। और सबसे हॉट सीट है जो झारखंड की वो है सिंहभूम सीट, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की गीता कोड़ा का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो जोबा माझी हैं वो चुनाव में आई हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जो चुनाव लड़ रही हैं गीता कोड़ा, वो कांग्रेस में थी पहले और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। उड़ीसा की बात करें, 4 सीटें हैं, कालाहांडी, नवरंगपुर, बेरहामपुर और कोरापुट, ये 4 सीटों के हैं उड़ीसा की, जहां उड़ीसा में आज चुनाव होना है। सबसे हॉट सीट मानी जा रही है उड़ीसा की इस चरण में कालाहांडी, जहां भारतीय जनता पार्टी से मालविका देव चुनाव मैदान में, कांग्रेस की द्रौपदी मांझी। हालांकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है क्योंकि बीजेडी से लंबोदर नियाज जो है वो भी चुनाव मैदान में है, तो इस सीट पर देखा जा रहा है कि कड़ा मुकाबला है। बिल्कुल जी। बात करें श्रीनगर सीट की, क्योंकि यहाँ आज मतदान होना है, तो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब तक जो है 14 बार चुनाव हुए हैं, 11 बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ से चुनाव जीता है। क्योंकि ये जो सीट है माफी चाहूंगा, क्योंकि ये जो सीट है इस सीट पर देखा जा रहा था कि 6 बार फारूक अब्दुल्ला चुनाव जीते हैं और उसके बाद उनके बेटे उमर अब्दुल्ला चुनाव जीते हैं। तो इस सीट पर भी क्योंकि इस बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा सैयद रहुल्लाह मेहंदी के सामने आ जाने से ये पीडीपी के जो वहीदुर रहमान हैं उनके लिए ये कड़े मुकाबले वाली सीट है। बात करें मध्य प्रदेश के परिदृश्य में, तो मध्य प्रदेश में आज जिन 8 सीटों पर चुनाव होना है, मतदान होना है, क्योंकि इन 8 सीटों पर चुनाव हो जाने से मध्य प्रदेश में मतदान के सभी चरण पूरे हो जाएंगे और आज के मतदान के बाद 18 राज्यों में पूरे चुनाव, आधे से ज्यादा चुनाव संपन्न हो जाएगा। 18 राज्यों में पूरी तरह से आज चुनाव संपन्न हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जो सीटें हैं 8 सीटें, वहां पर हर सीट पर अलग अलग सियासी समीकरण है। बात करूं इंदौर सीट की, तो इंदौर सीट से कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे हैं, नामांकन वापस लिया था, नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख को अक्षय बम, उनके चुनाव मैदान में न होने से कांग्रेस का कोई प्रत्याशी मैदान में, कयास लगाए जा रहे थे कि जो एक और वैकल्पिक प्रत्याशी थे कांग्रेस के पास, उनका फॉर्म नामांकन निरस्त कर दिया गया था, तो कांग्रेस किसी निर्दलीय को चुनाव में समर्थन दे सकती है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ने वहां पर मतदाताओं से नोटा दबाने की अपील की है। अब यहाँ दूसरी बात ये देखी जा रही है कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है शंकर लालवानी, उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी न होने से एक तरफा चुनाव की बात की जा रही है कि यहाँ एक तरफा चुनाव हो सकता है, क्योंकि पिछले चुनाव में लगभग 10 लाख से ज्यादा वोट मिले थे शंकर लालवानी को और सबसे बड़ी जीत 5,45,000 मतों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार हो सकता है वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दें, लेकिन तब भी यहाँ देखा जा रहा है कि यदि
क्योंकि लड़ाई आमने सामने की नहीं है, आर पार की नहीं है, तो मतदाताओं को घर से बाहर निकालना ये सभी के लिए यहाँ चुनौती की। बात करूं धार सीट की, तो धार सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में सीधा मुकाबला है। हालांकि यहाँ पर देखा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने भोजशाला की याद दिलाई थी, और भोजशाला की याद दिलाने के पीछे मकसद था कि जिस तरह से अभी एएसआई सर्वे चल रहा है भोजशाला में, और लगातार नई अपडेट सामने वहां पे आ रही है, तो भोजशाला का मुद्दा उन्होंने यहाँ हवा देने की कोशिश की थी। देखना होगा कि अब इस सीट पर भोजशाला का मुद्दा कितना प्रभावी हुआ, क्योंकि ये यहाँ पर धार सीट पर आदिवासी मतदाता निर्णायक की भूमिका में होते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कांग्रेस उम्मीदवार जो राधेश्याम मुवेल हैं उनके लिए कैंपेनिंग की है, और कहा जाता है कि उमंग सिंगार का इस क्षेत्र में खासा प्रभाव है। तो देखना है कि वो प्रभाव मतदाताओं के मन दिलों पर कितना प्रभाव डाल पाया है। बात करें रतलाम की, तो रतलाम में देखा जा रहा है कि कांटे का मुकाबला है। हालांकि सियासी गलियारों में ये भी कहा जा रहा है कि मोदी लहर के आगे किसी भी दल का कोई प्रत्याशी यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ ये देखना चाह रहे हैं कि दोनों जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों की बयानबाजी का भी असर है, क्योंकि यहाँ देखा था रतलाम सीट पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया हैं उनका जो बयान आया था कि जिनकी 2 पत्नियां हैं उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे, तो उस बयान को लेकर के क्या असर है वो मतदाताओं का देखना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि खंडवा सीट की बात करें तो खंडवा सीट पर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से यहाँ चुनाव जीतती आ रही है। हालांकि ये जो सीट ऐसी है, इस सीट पर मुस्लिम मतदाता बहुतायत में हो जाने के कारण कई बार मुस्लिम मतदाता, यदि मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत, जो मतदान का प्रतिशत वो बढ़ता है, तो वो निर्णायक की भूमिका में आ जाते हैं। जी बिल्कुल। हालांकि इस चीज पर देखा गया कई तरह की मुद्दों को हवा दी गई है, लेकिन कोई एक कहीं हिंदुत्व की बात कही गई है, कहीं बेरोजगारी का मुद्दे की बात कही गई है, तो इस सीट पर ये भी देखा गया है। दूसरी तरफ देखें कि देवास सीट पर भी चुनाव है, तो देवास सीट पर, क्योंकि ये जो 8 सीटें हैं, इन 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों का सीधा मुकाबला है। बात करें खरगोन सीट की, तो खरगोन में भी लगभग, और मंदसौर और उज्जैन सीट जहां सीएम मोहन यादव के लिए चुनौती है कि यहां अधिक से अधिक मतांतर से उन्हें बीजेपी के प्रत्याशी की जीत अगर होगी तो ये माना जाएगा कि मोहन यादव का प्रभाव यहाँ देखने मिल रहा है। जी निशा। जी बिल्कुल, और हम उत्तर प्रदेश की भी अपडेट ले लेंगे। ज्ञानेश, उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें जो लगातार सुर्खियों में हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। निशा, देखिए आज यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर एक विधानसभा सीट पर मतदान प्रारंभ हो चुका है। आपको बताऊंगा कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री अजय टेनी की किस्मत आज हो जाएगी ईवीएम में बंद। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। इस दौरान कई सियासी धुरंधरों के बीच में कड़ी टक्कर है, और कन्नौज में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और टिहरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की खास दाव पर है। यूपी में चौथे चरण के मतदान में 13 लोकसभा सीटों में शाहजहांपुर, खीरी, धरौरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच ये आरक्षित सीटें हैं। वहीं लोकसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हुई है। इनमें 8 सीटें सामान्य श्रेणी की है और 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सभी लोकसभा सीटों पर कुल 130 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इन प्रत्याशियों की चुनावी भाग्य का फैसला 2 करोड़ 46 लाख से अधिक मतदाता करेंगे। जी। और आज ही ददरौल शाहजहांपुर जिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ददरौल सीट पर उपचुनाव के लिए 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका और शाम को 6 बजे तक चलेगा। ददरौल विधानसभा सीट पर 2022 में भारतीय जनता पार्टी से मानवेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी। मानवेंद्र सिंह के निधन से यहाँ उपचुनाव हो रहा है। भाजपा ने मानवेंद्र सिंह के बेटे अरविंद सिंह और सपा ने पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। चौथे चरण में कन्नौज में सपा मुखिया अखिलेश यादव और मौजूदा भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के बीच कड़ी टक्कर है। वहीं उन्नाव में भाजपा सांसद साक्षी महाराज का मुकाबला सपा प्रत्याशी अनु टंडन से। अनु टंडन साक्षी महाराज को बड़ी टक्कर दे रही है और भाजपा के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी जो खीरी और रेखा वर्मा धरौरा, मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद और देवेंद्र सिंह उर्फ भोलू अकबरपुर तीसरी बार जीत की उम्मीद कर रहे हैं। जबकि राजेश वर्मा सीतापुर से 5वीं बार जीतने के लिए मुकाबले में। वहीं हम बात करेंगे निशा की कल जो है पीएम नरेंद्र मोदी नामांकन करेंगे, उसको लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में रोड शो कर रहे हैं और नामांकन के पहले आज वो रोड शो करेंगे। वहीं उस रोड शो में अमित शाह, सीएम योगी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। आपको बता दूं एनडीए गठबंधन के नेता भी रोड शो में शामिल होंगे। बीएचओ के मुख्य द्वार से काशी विश्वनाथ धाम तक रोड शो होगा।
और काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। वही जी। 14 मई को काल भैरव मंदिर में पूजा करेंगे जी और जी नामांकन बाद काशी में प्रबुद्ध जनों को संबोधित करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रबुद्ध जनों का बिल्कुल सम्मेलन भी होगा और पीएम मोदी के रोड शो में शामिल होंगे जयंत चौधरी। वहीं जी जी 14 मई को पीएम मोदी कल वाराणसी में नामांकन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल उत्तराखंड की भी अपडेट ले लेंगे। महेश जी हमारे साथ। महेश जी, उत्तराखंड में इस वक्त क्या सुर्खियों में चल रहा है, क्या अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है, मेरे दर्शकों के साथ साझा करें। आपकी आवाज नहीं आ रही है महेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। महेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। महेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। उत्तर प्रदेश में हम फिर चलेंगे। ज्ञानेश, उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो क्योंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है, और क्या अपडेट सामने आ रही है चुनावों को लेकर? नियम देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा है कि मतदाताओं से उन्होंने अपील की है कि विकास, सुरक्षा, सम्मान के लिए वोट करें और आत्मनिर्भर भारत के लिए मतदान करें। वहीं बता दूं कि अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों को वोट डालने से रोकने का जो षड्यंत्र कर रही है उसके बारे में जनता को पता चल चुका है और भाजपा ही असामाजिक तत्व की तरह हिंसा पर उतारू है। सपा के समर्थक हर जुल्म और हिंसा सहकर भी अपना वोट डालेंगे। आज जब कन्नौज और बाकी सभी सीटों पर 10 लाख लोग भाजपा को हराने निकलेंगे तो देखते हैं कि भाजपा कितना दल बल लगाकर कितनों को रोक पाती है। भाजपा की चुनावी घपलों की पोल खुल चुकी है और भाजपा के अंदर आपस में ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा चुनाव बुरी तरह हार रही है, इसलिए जो कुछ लोग डर रहे हैं, डर की लालच की वजह से भाजपा के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल वो जनता का आक्रोश देखकर पीछे हट गए। तो जनता गुप्त तरह से अपराधी प्रवृत्ति के लोगों और बेईमान अधिकारियों की वीडियो और नाम फोटो लेने के लिए तैयार बैठी है। सरकार बदलते ही सबको चिन्हित करके उन सबको उनके अपराध की सजा दी जाएगी और जनता की जान की दुश्मन बनी भाजपा सरकार को साथ देने वाले ऐसे लोग अपने ही लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बिल्कुल जी जी। ज्ञानेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ एडिटर चीफ जय श्रीवास्तव थे जिन्होंने तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताई। हमारे साथ एडिटर सूरज जी थे जिन्होंने तमाम 10 राज्यों की 96 सीटों पर क्योंकि वोटिंग शुरू हो गई तो 10 राज्यों का तमाम समीकरण बताया। हमारे साथ उत्तराखंड से महेश जी थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट, तमाम बड़ी खबरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हमने जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।